नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। राम मंदिर दान विवाद पर कांग्रेस का योगी पर तंज, क्या अब आरएसएस पर भी चलाओगे बुलडोजर? अयोध्या में रामलला दर्शन से पहले बवाल, कांग्रेस सपा नेताओं ने किया नजरबंदी का दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास, सूची से कई मुस्लिम समुदाय हुए बाहर। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों को भारतीय सेना ने बताया पूरी तरह बेबुनियाद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी ट्रंप की ताकत, मिली अधिकारियों को हटाने की पावर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 3 महीने पहले ही दान गिनने वाले केंद्र पर तैनात अधिकारियों को हटाने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर बचाया गया। खेड़ा ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई इस गड़बड़ी के लिए सरकार आरएसएस या पीएमओ के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है ताकि लोग अयोध्या के इस दान विवाद को भूल जाएं और उनका ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे पुलिस टीम होटल पहुंची और अजय राय को बाहर जाने से रोक दिया गया। मौके पर अयोध्या कोतवाल समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से काफी देर तक बातचीत भी हुई। मंगलवार को अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन के लिए और पूजा के लिए जाने वाला था। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद किशोरी लाल शर्मा, राकेश राठौर, उज्जवल रमन सिंह और तनुज पुनिया सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसने इस कार्यक्रम की जानकारी पहले ही प्रशासन को दे दी थी। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव को भी हाउस अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसदों और विधायकों को भी उनके घरों पर रोके जाने का दावा किया गया है। हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार चढ़ावे में कथित चोरी तो नहीं रोक पाई, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए जा रहे नेताओं को जरूर रोक रही है। उन्होंने कहा कि नजरबंदी के बावजूद वे अयोध्या जाएंगे, चढ़ावे के कथित गड़बड़ी मामले का हिसाब मांगेंगे और मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को ओबीसी आरक्षण कानून में 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद राज्य की ओबीसी सूची से कई मुस्लिम समुदायों को हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के 2024 के आदेश के मुताबिक लिया गया है। नए कानून के तहत अब पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। साथ ही ओबीसी की सूची को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है। सरकार के मुताबिक अब सिर्फ 66 समुदायों को ओबीसी सूची में रखा गया है, जिन्हें तय प्रक्रिया और सर्वे के आधार पर शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे के आधार पर ही किसी भी समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करेगा और फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर भी रोक लगेगी। सरकार के फैसले के बाद ओबीसी सूची से 77 मुस्लिम समुदायों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय जिन्हें पहले से तय प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया था, वे सूची में बने रहेंगे। विधानसभा में इस बिल के पक्ष में 186 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 17 विधायकों ने इसके विरोध में मतदान किया। बहस के दौरान टीएमसी के कुछ बागी विधायक सदन से बाहर चले गए। वहीं इंडियन सेकुलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि इतने बड़े बिल पर थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए थी। भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई में महिलाओं और बच्चों सहित कई बेगुनाह नागरिकों की जान गई है, जो बेहद दुखद है। भारत के मुताबिक ये हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का सीधा उल्लंघन है और इससे पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अपनी अंदरूनी नाकामियों और समस्याओं से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसी लापरवाही का काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा में हवाई और जमीनी हमले करने की बात मानी है
और दावा किया है कि इसमें 29 चरमपंथी मारे गए हैं। इसके विपरीत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि इन हमलों का शिकार आम नागरिक बने हैं। इस विवाद के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की आज़ादी और संप्रभुता के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और किसी भी देश की सीमा का ऐसा उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार बताते हुए अमेरिकी कंपनियों को यहां निवेश और बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए हाल ही में अमेरिका के वाणिज्य और सेना सचिव सहित कई शीर्ष अधिकारियों ने भारत का दौरा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत के विभिन्न शहरों का दौरा कर यहां की संस्कृति की सराहना की और जल्द ही दोबारा आने की इच्छा जताई। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के बीच हुई आत्मीय बातचीत इस बढ़ते तालमेल को दर्शाती है। राजदूत ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्ते किसी राजनीतिक बदलाव के मोहताज नहीं है। आने वाले दशकों में AI, एविएशन और नई तकनीकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर भविष्य की मजबूत साझेदारी तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना यानी कि PLA की घुसपैठ और नए कैंप बनाए जाने की खबरों को पूरी तरह गलत, बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है। सेना ने साफ किया कि भारत चीन सीमा पर हालात फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन इलाका संवेदनशील होने के कारण सेना पूरी सतर्कता के साथ हर गतिविधि पर नजर रख रही है। सीमा पर किसी भी गलतफहमी या विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हॉटलाइन, फ्लैग मीटिंग और कमांडर स्तर की बातचीत के स्थापित तंत्र लगातार काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक R राजगोपाल के पासपोर्ट नवीनीकरण में हो रही देरी का मामला अब गर्मा गया है। केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। राजगोपाल का पासपोर्ट रिन्यूअल पुलिस की प्रतिकूल वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण अटक गया है, क्योंकि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। सतीशन ने राजगोपाल के 3 दशकों के प्रतिष्ठित पत्रकारिता करियर का हवाला देते हुए मामले के जल्द समाधान की अपील की है। इस विवाद में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और TMC नेता महुआ मोइत्रा भी पत्रकार के समर्थन में उतर आए हैं। थरूर ने इसे प्रशासनिक अन्याय बताते हुए सभी दलों से साथ खड़े होने की अपील की। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद दुखद है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार को अपने हक के लिए दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ट्रंप की शक्तियां और बढ़ा दी हैं। अदालत के मुताबिक ट्रंप अब ज्यादातर स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को बिना किसी ठोस कारण के अपनी मर्जी से पद से हटा सकते हैं। बहुमत के इस फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति की इन शक्तियों पर ज्यादा रोक लगाना संवैधानिक संतुलन के खिलाफ है। हालांकि जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अदालत ने इस नियम में फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को देखते हुए एक अहम अपवाद रखा है। कोर्ट ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को फिलहाल पद पर बने रहने की राहत दी है और कहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ट्रंप ने लीसा कुक पर मॉर्गेज दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हटाने की कोशिश की थी, जिसे कुक ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था और स्वतंत्र एजेंसियों के कामकाज पर गहरा असर पड़ेगा। ईरान अमेरिका के बीच दोहा में होने वाली बातचीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के अनुरोध पर हम दोहा में बैठक करने वाले हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को साफ कहा कि इस हफ्ते अमेरिका और ईरान की तकनीकी टीमों के बीच किसी भी तरह की कोई बैठक तय नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी से कहा कि इस सप्ताह किसी भी कार्य समूह की तकनीकी बैठक नहीं होगी। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच कई बार सैन्य कार्रवाई हुई है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक नया यूजर नेम फीचर लेके आ रहा है। अब किसी एक नए व्यक्ति से चैट करने के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग सिर्फ आपके यूजर नेम के जरिए आपसे जुड़ जाएंगे। कंपनी ने बताया कि इस हफ्ते से यूजर्स अपना मनपसंद यूजर नेम रिजर्व कर सकेंगे और आने वाले महीनों में ये फीचर दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से जारी कर दिया जाएगा। ये फीचर ग्रुप चैट, स्कूल या कम्युनिटी ग्रुप्स में काफी काम आएगा, जहां लोग अपना नंबर शेयर करने से कतराते हैं।
व्हाट्सएप ने साफ किया कि सुरक्षा के लिहाज से कोई यूजर नेम डायरेक्टरी या फिर सर्च सजेशन नहीं दिए जाएंगे। किसी से जुड़ने के लिए उसका सही यूजर नेम पता होना जरूरी होगा। प्राइवेसी को दोगुना करने के लिए एक यूजर नेम की का विकल्प भी मिलेगा। क्रिएटर्स को और छोटे कारोबारी चाहें तो अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम वाले यूजर नेम का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन में सेटिंग से अकाउंट से यूजर नेम पर जाना होगा, जहां से वो ये सेटिंग लागू कर पाएंगे। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।